अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सभी स्टूडेंट्स अपने डॉर्म्स में वापस दिखते हैं। हालांकि ब्लैक बेल्ट नाइट्स अपने इंस्ट्रक्टर का इंतजार कर रहे लगते हैं, जबकि राय एक झपकी लेता है और काइल उनके इंस्ट्रक्टर के बारे में हंगामा करता है, उम्मीद करता है कि वो कम से कम नॉर्मल हो। जबकि रेड हेड साथी बेस्ट की उम्मीद करता है, वो ये भी कहता है कि कॉन्सिडेंटली किसी भी तरह ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट्स के नामों में सूचीबद्ध नहीं थे। फुसफुसाहट सुनकर वैक्सिल हंसता है और कहता है कि गेंदले को हक्का रह जाने दे, क्योंकि इस मामले में उसका पक्ष था और ये उसके स्पेशली ट्रेन नाइट्स थे। जबकि रे ने सोचना जारी रखा कि उसे आखिरकार इस ग्रुप में क्यों शामिल किया गया। वो सोचता है कि केवल गार्ड स्किल्स के मामले में वो ब्लैक बेल्ट्स के लायक नहीं था, लेकिन एल्डर्स ने क्या सोचा हो सकता है, उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि उसमें कुछ खास था। उनका इंस्ट्रक्टर उनके पीछे चुपके से आता है और पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब कायल घबरा जाता है तो इंस्ट्रक्टर, जो एक कूल आदमी लगता है, एक सिगरेट पीता है और अपने स्टूडेंट्स को उसके पीछे आने का निर्देश देता है। इस बीच रे, कायल, गैरी और मंक अजीब सी शांति में चलते हैं। कायल उनसे पूछता है कि क्या इंस्ट्रक्टर ने अपना नाम बिल्कुल बताया है। ये मानकर कि उसने अपना नाम नहीं बताया, गैरी उससे कहता है कि वो इंस्ट्रक्टर से खुद पूछे। बिना किसी हिचकिचाहट के कायल उत्साह से इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि वो उसे कैसे संबोधित करे, और अपना बंदा हैरानी से देखता है कि वो कितना सीधा है। इंस्ट्रक्टर, जो उसके आगे चलते हुए हैं, अपना हाथ हिलाता है और अपने स्टूडेंट्स को उसे के कहने को कहता है। ये सुनकर रे उसके अजीब नाम के बारे में सोचता है और कायल अनुमान लगाता है कि ये उसका असली नाम नहीं है। अपने रास्ते पर जाते हुए उनका सामना डलबर्ट से होता है, जो उसके पास आता हुआ लगता है और सर के को नमस्ते करता है। पहले से ही अपने लाल बालों वाले लड़के से परेशान डलबर्ट ब्लैक बेल्ट्स के इंस्ट्रक्टर पर दो लाल बालों वाले बच्चे मिलने पर ताना मारता है और रे टैलॉन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो ब्लैक बेल्ट मिलने पर बहुत खुश होगा। नाइट आगे कहता है, अगर उसे फैसले लेने की इजाज़त होती तो वो पहले स्थान पर रे जैसे किसी को इस एकेडमी में प्रवेश नहीं देता। लेकिन अपना बंदा पीछे नहीं हटता और डलबर्ट को जवाब देता है, कहता है कि ये अफसोस की बात है कि उसे फैसले लेने की इजाज़त नहीं है। उसकी आखिरी नस पर चोट करते हुए डेल्बर्ट, जो गुस्से से पागल हो रहा लगता है, रे को अपनी हद में रहने का निर्देश देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो उस पर नजर रखेगा। जैसे ही नाइट डेल्बर्ट उसे मारने वाला होता है, के उसे अपनी तलवार से बीच में रोकता है और उसे याद दिलाता है कि रे टैलॉन अब ब्लैक बेल्टेड नाइट्स का सदस्य है, इसलिए ये अच्छा नहीं होगा अगर वो भेदभाव को उनके बीच खराब रिश्ते पैदा करने दे। जबकि तलवार डेल्बर्ट को रोकती है, वो मुस्कुराता है और अनुमान लगाता है कि जल्द या देर से सबको पता चल जाएगा कि रे के बारे में उनकी भविष्यवाणी गलत है। उसके बाद डेल्बर्ट, जो परेशान लगता है, उसे शुभकामनाएं देता है, जबकि स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह जाते हैं और उस भविष्यवाणी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसका नाइट ने जिक्र किया था, सोचते हुए कि क्या उन्होंने इसके बारे में कभी सुना है। जबकि के गुस्से से डेल्बर्ट को देखता है जब वो जाता है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाइट्स को उसके पीछे आने को कहता है और उन्हें किले के अंदर एक जगह ले जाता है। उन्हें बताता है कि यही वो जगह है जहां अब से उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। जब वो चेंबर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये एक बिल्कुल अंधेरी जगह है और स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं जब वो उनकी तरफ एक अशुभन हवा बहते हुए देखते हैं, जब वो अपनी आंखें खोलने में संघर्ष करते हैं। अंधेरी जगह में टूटे फूटे सामान को देखते हुए डरावनी शांति मांक और कायल के होश उड़ा देती है, जो सोचते हैं कि सर के कहाँ चले गए। आगे कहते हैं कि उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अचानक गायब हो गया। जबकि दूसरे घबरा जाते हैं, रे अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और अनुमान लगाता है कि इंस्ट्रक्टर चला गया है क्योंकि वो उसे अपनी ड्रैगन आई से भी नहीं ढूंढ सकता। उसे ना देख पाने पर गैरी रे से पूछता है कि क्या वो उनके टीचर को देख सकता है, लेकिन अपना बंदा उसे बताता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं देख सकता। तभी के उनके पीछे चुपके से आता है और उन दोनों की जान निकाल देता है जब वो उन्हें पीछे से पकड़ता है। मोमबत्ती पकड़े हुए इंस्ट्रक्टर बताता है कि वो अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने और अपनी इंद्रियों को निखारने के लिए पूरे अंधेरे में ट्रेनिंग करेंगे। वो आगे कहता है कि वो यहाँ तब तक ट्रेन करेंगे जब तक कि वो अंधेरे के साथ एक ना हो जाए और उसे अपने सबसे तेज हथियार में ना बदल दें। ये सुनकर गैरी, जो थोड़ा चिंतित लगता है, दावा करता है कि उसने सुना है कि ब्लैक बेल्ट्स को भविष्य में हत्या के मिशन पर भेजा जाएगा। के से पूछता है कि क्या ये सच है, जबकि रे को एहसास होता है कि उसका दोस्त हत्या के बारे में चिंतित है। इंस्ट्रक्टर अपनी सिगरेट पीता हुआ कहता है कि उन्हें ऐसी क्षमताएं मिली हैं जो उन्हें दूसरों से ज्यादा हत्या के मिशन के लिए उपयुक्त मानते हैं। वो निष्कर्ष निकालता है कि गैरी को ये सच स्वीकार करना होगा, भले ही वो ना चाहे, क्योंकि चीजें ऐसी ही होंगी। असंतुष्ट दिखते हुए गैरी सवाल करता है कि वो दूसरों की तरह साफ सुथरी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते। तभी इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ता है और उसे समझाता है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पास खास गुण है जो दूसरों के पास नहीं है। वो गैरी के कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि अगर वो साफ सुथरी लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो निश्चित रूप से कर सकता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ब्लैक बेल्ट्स फेंकने के बाद ये उन्हें आदेश देता है कि वो आज से जैसे चाहे वैसे लड़ सकते हैं। अगले दिन रे अपनी घड़ी देखता है जो उसकी रैंक 300 दिखाती है और वो अनुमान लगाता है कि ये घड़ी वर्तमान रैंकिंग्स को दर्शाती है।
बिस्तर पर लेटे हुए वो सोचता है कि सर के अनुसार रैंकिंग्स हर दिन प्रैक्टिस के बाद नहीं होंगी। इस बीच एक ही ग्रेड के स्टूडेंट्स एक दूसरे को जब चाहे चैलेंज कर सकते हैं, और अगर लोअर रैंक स्टूडेंट्स जीत जाते हैं तो वो हायर रैंक स्टूडेंट्स की जगह ले लेंगे, जिसका मतलब है जितनी ऊंची रैंक उतने ज्यादा संसाधन उन्हें मिलेंगे। अपना बंदा फिर रोकता है और गैरी से उनके ग्रेड में स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि 300 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जबकि रे निराश होकर सोचता है कि वो रैंकिंग्स में आखिरी के करीब है। डैन गैरी की घड़ी पर नजर दौड़ाता है और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने पहला स्थान हासिल किया है। कहता है कि वो अनुमान लगा रहे थे कि पहला स्थान कौन लेगा। खुशी से डैन को पहले और तीसरे रैंक के साथ एक ही डॉन रूम में होने पर अच्छा लगता है और जोर जोर से हंसता है, बड़बड़ाते हुए कि वो जो चाहे कर सकता है। जबकि गैरी उस पर गुस्सा है कि उसने दूसरों की रैंक्स की खाई। सिल्विया तीसरी रैंक नाइट मार्शा से बातें कर रही लगती है, डैन को इतना ज्यादा उत्साहित देखकर। कहती है कि लड़के बेवकूफ होते हैं। उसके बाद इयान मंक से पूछता है कि वो इतना खुश क्यों लग रहा है। मंक अपनी घड़ी को देखता है जब वो 65th रैंक पर है और थोड़ा उत्साहित हो जाता है। जोश से भरा वो विश्वास करता है कि वो काम करना जारी रखेगा और इयान से कहता है कि ये कुछ नहीं है। 10 दिन बाद रे हॉलवे से गुजरता हुआ दिखता है और सोचता है कि वो बिगनर बीस्ट क्रिस्टल्स के लिए 100 पॉइंट्स के बहुत करीब है, लेकिन उसे शिकार से बहुत ज़्यादा नहीं मिला। अपने डॉर्म रूम पहुंचकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है जब वो अंदर किसी की झगड़ने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि शोर कमरे से बाहर गूंज रहा था। पता चलता है कि मंक गुस्से से गैरी से बहस कर रहा है जब वो कहता है कि वो सिर्फ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के कारण रैंकिंग्स में ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ गैरी अपनी बातों को साबित करने के लिए उससे झगड़ता है और उसे बताता है कि ट्रेनिंग वाली चीज़ें थोड़ी धोखेबाज लगती हैं, क्योंकि ये उसके लिए बेकार है। जबकि मंक गुस्से से समझाता है कि स्पेशल ट्रेनिंग बेकार नहीं है, बल्कि वो इसमें खराब है। गैरी पलटवार करता है, बड़बड़ाते हुए कि वो जो चाहे सोच सकता है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी राय दी है। उनके झगड़ते देखकर अपना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है, और डैन बताता है कि उसने मंक को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वो आगे कहता है कि वो इस बारे में बहस कर रहे हैं कि क्या ब्लैक बेल्ट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग फायदेमंद है, और रे से पूछता है कि उन लोगों ने क्या ट्रेनिंग की। स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में रे सोचता है कि ये तो जाहिर है कि गैरी चुप रहने, हत्या करने और अपने निशान छिपाने में अच्छा नहीं है, लेकिन मंक ने इसके लिए बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई है। जबकि वो झगड़ते रहते हैं, अपना बंदा अनुमान लगाता है कि गैरी भी गलत नहीं है। वो सभी बेसिक्स में मंक से बेहतर है, और भले ही मंक तेजी से मजबूत हो रहा है, गैरी अभी भी उससे ओवरऑल मजबूत है। इस बीच मंक चिल्लाता है कि वो उसकी मेहनत को ऐसे ही नीचे नहीं दिखा सकता। गैरी गुस्से में चिल्लाता है कि वो जो चाहे सोच सकता है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी राय दी है। उनके झगड़ते हुए चिंतित सिल्विया उनके बीच कूदती है और झगड़े को रोकने की कोशिश करती है। रे से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन अपना बंदा जो उनके मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता जवाब देता है कि वो खुद इससे निपट सकती है, और डैन उत्साह से कहता है कि ये एक बढ़िया आइडिया है। जबकि सिल्विया चिढ़ जाती है और डैन से कहती है कि यहाँ आग में घी मत डालो। मंक इस सबको एक बार में खत्म करने के लिए एक रैंक बैटल का दावा करता है। गैल बैटल के लिए सहमत हो जाता है, कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और उसे चैलेंज करता है कि वो देखे कि क्या ये स्किल्स जिनसे वो इतना प्यार करते हैं लड़ाई में मददगार हैं। अगला सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ले जाता है, जहां स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि कोई पहले रैंक वाले को लड़ाई में चैलेंज कर रहा है। जैसे ही ये खबर फैल जाती है, बच्चा सोचता है कि क्या ये ब्लॉन्ड वाला है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक और ब्लैक बेल्ट था जो काफी ऊंची रैंक पर था। लड़ाई के बारे में सुनकर सेबास्टियन, जो डेल्बर्ट का सबसे छोटा बेटा निकला, इसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। लेकिन एक सिल्वर हेयर्ड लड़का उसे आश्वासन देता है कि इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो रैनी से आए कुछ देहाती अनपढ़ हैं। दूसरी तरफ गंजा लाल बालों वाला लड़का काइल जोश से सबको टॉप स्टार गैरी वर्सेस ब्लैक हॉर्स मंक के लिए लकड़ी के बॉक्स में अपनी शर्त लगाने के लिए बुलाता है, ये अनुमान लगाने के लिए कि आखिर में कौन कामयाब होगा। जबकि डैन शर्त लगाने वाला पहला व्यक्ति लगता है, वो गैरी पर 10 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाता है, और सिल्विया अपना आपा खो देती है और डैन पर चिल्लाती है कि वो अपने रूममेट्स पर शर्त लगा रहा है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसकी रूममेट मार्था भी मंक पर शर्त लगाती है, सोचते हुए कि शायद वो उन्हें हैरान कर देगा, और बेचारी सिल्विया उसे देखकर हैरान रह जाती है। परेशान होकर सिल्विया रे से पूछती है कि क्या मंक के इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका है। उसी पर लड़ाई शुरू होती लगती है, जब गैरी और मंक अपनी लकड़ी की तलवारें पकड़ते हैं, जबकि कायल रेफरी का काम करता है। इस पल को एक साथ देखते हुए कायल उत्साह से उन्हें शुरू करने का आदेश देता है। इस बीच राय सिल्विया से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि गैरी जीतने वाला है, और लड़ाई शुरू हो जाती है जब दोनों विरोधी एक दूसरे पर वार करते हैं। जब वो घमासान मुकाबला करते रहते हैं, सिल्विया अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, दावा करते हुए कि गैरी निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, उसकी तकनीक बहुत अच्छी है और वो उन सब में अलग है। हालांकि
मंक ने स्पेशल ट्रेनिंग पर किसी और से ज्यादा मेहनत की है और वो शायद गैरी का सबसे बड़ा वर्तमान प्रतिद्वंदी है। मंक अपने विरोधी पर तलवार से एक शक्तिशाली वार करता है और इससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। जब वो सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग काम कर गई, धुआं गायब हो जाता है और गैरी हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। जबकि उनकी तलवारें टकराती हैं, गैरी मंक को हार मानने की चेतावनी देता है क्योंकि वो जीत नहीं सकता। दूसरी तरफ राय निष्कर्ष निकालता है कि मंक ने निश्चित रूप से बहुत सुधार किया है और गैरी को उससे सावधानी से निपटना होगा। हालांकि वो अभी भी सोचता है कि गैरी ही जीतने वाला है। अपना बंदा फिर एक उबासी लेता है और सोने वाला होता है। सिल्विया, जो लड़ाई पर केंद्रित किए हुए लगती है, कहती है कि मंक इतने कम समय में अपनी क्षमताओं के बीच के अंतर को नहीं भर सकता। जबकि मार्था, जिसने मंक पर शर्त लगाई थी, उसे हारते देखकर स्ट्रेस में आ जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग गैरी को विजेता के रूप में अनुमान लगा रहे हैं और ये सच साबित होता है जब वो एक आखिरी वार करता है और मंक की लकड़ी की तलवार तोड़ देता है, जो टुकड़ों में बिखर जाती है। जब गैरी जीत जाता है, मंक अपनी हार से विश्वास नहीं कर पाता और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो टूट जाता है और गैरी उससे माफी मांगता है, कहता है कि ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन मंक, जो अपनी हार से खुश नहीं है, अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को तेज धार से पकड़ता है और कंट्रोल खो देता है जब वो गैरी की तरफ दौड़ता है, जो उसकी पीठ पर खड़ा लगता है। इस बीच मंक पागलों की तरह बिहेव करता है और अपनी तेज धार वाली तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मंक को देखते हुए, जो गैरी को पीछे से वार करने वाला था, सिल्विया उस पर चिल्लाती है कि वो ध्यान रखे और मार्था मंक को रुकने के लिए चिल्लाती है। तलवार, जो गैरी की गर्दन से काटे जाने से 1 सेकंड दूर लगती है, किसी के द्वारा रोक दी जाती है और उसके हाथों से खून टपकने लगता है। तभी गैरी पीछे देखता है और सिल्विया हैरान रह जाती है जब वो सोचती है कि रे वहां कब पहुंचा। पता चलता है कि ये रे है जो मंक को उस पर हमला करने से रोकता है और उसे कहता है कि बस बहुत हुआ। जब मंक आखिरकार होश में आता है तो वो तुरंत तलवार गिरा देता है और माफी मांगने लगता है। सिल्विया दूसरी तरफ सोचती है कि मंक अभी बहुत तेज था, क्योंकि वो उसके मूवमेंट्स को भी नहीं पकड़ पाई थी। फिर भी राय पलक झपकने में वहां पहुंचने में कामयाब रहा, सोचते हुए कि उसने ये कैसे किया। इस बीच मंक माफी मांगता रहता है जब वो राय के हाथ से खून टपकते हुए देखता है, जब उसने पहले हमले को रोका था। जबकि अपना बंदा उसे आश्वासन देता है कि ये सिर्फ एक खरोंच है। मंक कहता है कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था और अगर उसने उसे नहीं रोका होता तो मामला और भी बुरा हो जाता। मौत के उन पलों के बावजूद जिन स्टूडेंट्स ने लड़ाई पर शर्त लगाई थी, वो हंगामा करने लगते हैं जब वो कायल से पूछते हैं कि लड़ाई कौन जीता, अनुमान लगाते हुए कि ये गैरी था। कायल उन्हें शांत करता है और उन्हें बताता है कि क्योंकि कोई बीच में आ गया था, परिणाम नहीं माने जाएंगे और उन्हें वो पैसा वापस मिल जाएगा जो उन्होंने पहले शर्त पर लगाया था। लेकिन भीड़ इससे अच्छा नहीं लेती जब वो उसे गालियां देना शुरू कर देती है और लाल बालों वाले लड़के पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है क्योंकि वो पैसा जीत जाते। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब स्टूडेंट्स पर वो चीजें फेंकते हैं और बेचारा कायल उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए उसी पल ग्राउंड में केओस पागलपन में बदल जाता है जब वो उन्हें कचरा कहते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जब वो पत्थरबाजी जारी रखते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें अपमानित करते हैं और उन्हें अकेडमी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें लाल बालों वाले अजबों का झुंड कहते हुए, उन्हें लाल बालों वाला राक्षस कहकर उनका मजाक उड़ाते हुए और पत्थरों से बाहर निकालते हुए। अचानक पत्थर रे के सर पर लगते हैं। वो उसके सामने कूदता है और स्टूडेंट्स को उस पर हमला करने से रोकता है, लेकिन बदमाश उसे चुप कराते हैं और उसे चले जाने को कहते हैं। इस बीच गैरी रे से पूछता है कि वो ठीक है, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा लगता है। सिल्विया और मार्था सबको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन भीड़ पागल हो जाती है। दूसरी तरफ सिल्वर हेड लड़का सेबेस्टियन स्पूनी एक बड़ा सा ईंट पकड़ता है और उसे लाल बालों वाले पर फेंकने की प्लान कर रहा होता है। लेकिन मंक सीन पर पहुंचता है और उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसकी ईंट गिर जाती है। जब मंक उसे रुकने को कहता है और उसे बताता है कि इसका रे से कोई लेना देना नहीं है, तो सिल्वर हेड लड़का उस पर भड़क जाता है और उसे धमकी देता है कि वो इसे याद रखेगा जब वो उसे बच्चा कहता है। सेबेस्टियन भी अपना आपा खो देता है, परेशान होकर। हमें पता चलता है कि रे एक बार फिर इंसानों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है जब वो उसे लाल बालों वाला अजीत कहते हैं, क्योंकि जब वो आसपास होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसे कचरा कहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कभी पैदा ना हुआ होता और वो एक चलता संकट है, उससे अकेडमी से बाहर निकलने का आग्रह करते हुए। जब क्रूर फुसफुसाहट एक तीर से भी तेज राय के दिमाग में गूंजती है, वो सोचता है कि ये हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है और ये गंदे इंसानों से हर बार निराश करने में कभी फेल नहीं होते। जबकि उनकी आवाज़ें उसके सर में गूंजती है जब वो उसे लाल बालों वाला होने के लिए श्राप देते हैं
और अपनी चुपती बातों से उसकी आत्मा को कुचल देते हैं तो राय गुस्से से फट पड़ता है, जबकि उसकी नसें फूल जाती हैं और फैसला करता है कि उन्हें ही मरना चाहिए। तभी सर विनफर्ड सीन पर आते हैं और आखिरकार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। गैरी नाइट को बताता है कि रे को बहुत खून बह रहा है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। इस बीच विनफर्ड चोटों में मदद करने का आग्रह करता है। अपना बंदा कहता है कि वो ठीक है और ये सिर्फ एक खरोंच है। ये पूछने पर कि क्या नाइट को कुछ चाहिए, विनफर्ड हिचकिचाते हुए रे को बताता है कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। जब स्कारलेट अपने बेटे का इंतजार करती है, रे आता है और अपनी माँ को बुलाता है। वो उसे नमस्ते करती है और उसे बताती है कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है। ये देखते हुए कि वो बड़ा हो गया है, उसे बताते हुए कि वो लंबा हो गया है। रे एक्साइटेडली अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि पॉप्स ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी माँ के पास उसके लिए कुछ बुरी खबर थी, जब वो बताती है कि उसके पिता चले गए हैं। रे घबरा जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो मर गए हैं, लेकिन स्कारलेट उसे आश्वासन देती है कि उसका ये मतलब नहीं था और उसे बताती है कि उसके पिता ने घर और गांव छोड़ दिया है, उस पर सवालों की बौछार करते हुए। अपना बंदा उससे पूछता है कि ये भी संभव है, क्योंकि वो जब से इन्फेक्टेड हुआ था तब से बिस्तर पर ही था, और हैरान हो जाता है कि वो अचानक से कैसे चल सकता है। इस बीच विनफर्ड, जो बाहर खड़ा और उनकी बातचीत सुन रहा था, सोचता है कि वो पास्ट में रे को शैडोज के प्लेग के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो आमतौर पर 1 साल के अंदर मर जाते हैं और बहुत कम जेक की तरह रोकने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन आखिर में वो मजबूत बचने वाले शैडोज के सामने खुद को खो देते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे वेक्टर्स बन जाते हैं जो प्लेग को और भी ज्यादा फैलाते हैं, निष्कर्ष निकालते हुए कि इसका कभी कोई अपवाद नहीं रहा है। स्कारलेट फिर बताती है कि जेक ने पिछले दशक से शैडोज के प्लेग से काफी लड़ा। वो बताती है कि एक रात उसने एक आवाज सुनी और देखा कि जेक कुर्सी पर बैठा है। उसे एहसास होता है कि वो जाग गया है और हिलने डुलने में सक्षम है। जबकि वो उसे गले लगाती है, जेक, जो काला पड़ता हुआ लगता है, बड़बड़ाता है कि वो और देर तक नहीं रोक सकता और स्कारलेट से उसे मारने की गुहार लगाता है। जैसे ही वो सुनती है, स्कारलेट आंसुओं में फूट पड़ती है और जेक से कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। अचानक उसकी हालत और खराब हो जाती है जब प्लेग उस पर हावी हो जाता है और जेक आग में जलने लगता है। जब वो स्कारलेट से उसे मारने के लिए कहता रहता है, वो उसे काली परछाई में बदलते हुए देखती है। वर्तमान में आकर राय की माँ उसे बताती है कि वो जेक को नहीं मार सकी और एक चिट्ठी निकालती है। कहती है कि उसके पिता ने उसके लिए ये चिट्ठी छोड़ी है। राय चिट्ठी खोलता है जिसमें उसके पिता उससे उसके साथ बड़े ना होने के लिए माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है कि उसने अकेडमी में प्रवेश किया। वो राय को उनका बेटा होने के लिए धन्यवाद देते हैं और उसे बताते हुए साइन ऑफ करते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। दिल को छू लेने वाली चिट्ठी पढ़ने के बाद अपना बंदा रोने लगता है, सोचते हुए कि उसके पिता ने ये चिट्ठी ऐसे लिखी है जैसे ये उनके आखिरी शब्द हों, और उसे बचाने का तरीका ढूंढने के लिए दृढ़ हो जाता है। अकेले छोड़ दिए जाने पर राय परेशान हो जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है, जबकि वो अपनी माँ के साथ हुई बातचीत को याद करता है, जिसने उसे बताया था कि वो अपने पिता को ढूंढने जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जब वो उसके साथ जाने के लिए मजबूर करता है तो स्कारलेट मना कर देती है और उसे अपना रास्ता खुद चुनने को कहती है। उसे आश्वासन देती है कि उसके पिता भी यही चाहते होंगे। उसे गले लगाते हुए वो अपने बेटे को दोबारा देखकर खुश होती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उनके बारे में चिंता ना करे, क्योंकि उसे वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपना बंदा इस सच पर विचार करता है कि 1 दशक बीत गया है और उसने कुछ नहीं पाया है। वो निराश महसूस करता है क्योंकि उसने एक इंसान की तरह जरा भी सुधार नहीं किया है, अपनी ड्रैगन जाति के लिए बदला भी नहीं ले पाया, ना ही वो उन्हें बचा पाया जिन्हें वो प्रिय मानता है। ये सोचते हुए कि सब कुछ बकवास है, गैरी कमरे में घुसता है और राय से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से मिला और उसने उसके पापा की हालत के बारे में क्या बताया। लेकिन अपना बंदा, जो अंदर से टूट रहा था, उसे आश्वासन देता है कि उसके पापा ठीक हैं और कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि गैरी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब राय बाहर चला जाता है तो वो पीछे एक कागज छोड़ जाता है और वो उसका ध्यान खींचता है, सोचते हुए कि ये क्या है। जैसे ही वो उसे उठाता है, डैन उसके पीछे चुपके से आता है और कागज छीन लेता है, सोचते हुए कि ये किसी फैन लड़की का प्रेम पत्र है, क्योंकि वो उसे इतने ध्यान से देख रहा था। बेचारा गैरी घबरा जाता है और उससे कागज वापस देने को कहता है जब वो उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डैन अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ गैरी को शर्माने से मना करता है और उससे कहता है कि उसे प्यार का वो जोश भरा इकरार देखने दे।
जब वो कागज के साथ मजाक कर रहे होते हैं, इस बीच दूसरे रूममेट्स कमरे में घुसते हैं और उन्हें उलझन से घूरते हैं। आखिरकार गैरी बताता है कि ये राय के नाम एक चिट्ठी है और तभी उन सबको उसके पापा के प्लेग ऑफ शैडो से संक्रमित होने के बारे में पता चलता है। सच्चाई जानने पर डैन कहता है कि बेचारे लड़के का बचपन मुश्किल भरा था, इसलिए उन्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। राय की दुख भरी कहानी सुनकर मंक को उसके लिए बुरा लगता है। अगला सीन फिर हमें कैफेटेरिया में ले जाता है, जो लोगों से भरा हुआ लगता है और हम अपने बंदे राय को बिल्कुल अकेला चलते हुए देखते हैं। लेकिन फिर मार्था और सिल्विया उसके साथ आ जाती हैं, जो इसे एक इत्तेफाक जैसा दिखाती हैं और राय से साथ में खाना खाने को कहती हैं। फिर वो डॉर्म रूम की तरफ जाता है और अपने साफ सुथरे बिस्तर को बिल्कुल चमकता हुआ और दाग रहित पाता है। जबकि अपना बंदा सोचता है कि उसका सामान किसने साफ किया, डैन और आयन घबराकर उसे बताते हैं कि सिल्विया ने उसका बिस्तर बनाया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। जबकि डैन और आयन अपनी खराब एक्टिंग से इसे साफ जाहिर कर देते हैं, राय को तुरंत आभास हो जाता है और वो सोचता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन अपने बंदे को गमलों में कुछ ताज़े फूल दिखते हैं और गैरी उसे बताता है कि उसने कुछ ताज़े लिलीज तोड़े हैं, क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसके दोस्त के आसपास चीज़ें रोशन हो जाएंगी। इसे गलत तरीके से लेते हुए राय एक अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि क्या वो उससे प्यार कर बैठा है, लेकिन गैरी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अपना बंदा फिर कहता है कि वो उनसे पूछना चाहता है कि उसके रूममेट्स आजकल क्या कर रहे हैं, और गैरी उसे सच बताने का फैसला करता है, उगलते हुए कि उसने गलती से उसकी चिट्ठी देख ली थी। वो सफाई देता है कि उसका मतलब उसकी प्राइवेसी में घुसना नहीं था और उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन चीजें इस तरह से हो गईं कि सभी रूममेट्स ने आखिरकार चिट्ठी पढ़ ली। घबराकर वो गैरी से कहता है कि ये उसकी गलती है कि सबको उसके पापा की हालत के बारे में पता चला, लेकिन राय एक मुस्कान के साथ कहता है कि वो सबसे अच्छे हैं। इस बीच वो खुश है कि राय गुस्सा नहीं है। उन्हें अचानक एक शोर से रोका जाता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, उन्हें रास्ते से हटने को कहते हुए। पता चलता है कि ये मंक है, जो गंभीर रूप से घायल है क्योंकि उसका खून बह रहा है और उसे डैन और आयन उठाए हुए हैं। मंक को ऐसी बुरी हालत में देखकर गैरी तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, और डैन खुलासा करता है कि सेबेस्टियन ने उसकी जमकर धुनाई की, आगे कहते हुए कि उसने ही मंक को उसके साथ एक रैंक्ड बैटल में जाने के लिए उकसाया था। ये मानते हुए कि एक रैंक्ड बैटल एक पार्टी के सरेंडर करते ही तुरंत खत्म हो जाती है, अपना बंदा पूछता है कि उसे इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी। तभी डैन बताता है कि मंक बैटल के दौरान पहले ही बेहोश हो गया था और उसे सरेंडर करने का मौका भी नहीं मिला था। हालांकि सेबेस्टियन रुका नहीं और उसे मारता रहा, निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने ये जानबूझकर किया। उसी पल मंक राय को बुलाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो अगले कुछ दिनों तक उसका बिस्तर बनाने में उसकी मदद नहीं कर सकता। जबकि सिल्विया सोचती है कि उसके हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, तो आयन एक डॉक्टर ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ जब गैरी राय से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, अपना बंदा जो अपने दोस्त के साथ सेबेस्टियन ने जो किया वो जानकर आपा खो रहा था, कहता है कि वो उससे मंक के साथ जो किया उसका बदला लेने जा रहा है। Watch out! Team is unstoppable! Watch out! For the blue team! Reloading! Blue team is in the lead.
a perfect win!